11th के केमिस्ट्री का ये अगला वीडियो है। हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। इसके पहले के वीडियो में बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बताया गया था। उसमें ये बताया गया था कि कैसे परमाणु मॉडल में न्यूक्लियस यानी नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन उन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा नहीं करते हैं, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का कोण गुणित होता है। इस तरह इसके कई अभिगृहित थे और हमने दोष को भी बताया था कि इसमें कमियां क्या थी। आज हम बताएंगे कि बोर सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। यद्यपि इन सब चीज़ों को इंटर फाइनल क्लास में डिटेल में बताया जाएगा, और लेकिन इसमें कुछ हम जो है उसी से रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं। जैसे पहली चीज़ है बोर कक्षा की त्रिज्या, यानी बोर ने जो मॉडल का कंसेप्ट दिया था उसमें प्रत्येक कक्षा की त्रिज्या कैसे निकाली जाए उसके लिए फार्मूला भी बनाया गया था, और त्रिज्या निकालने का विस्तृत फार्मूला आपको इंटरमीडिएट फाइनल क्लास में स्पेक्ट्रम में मिलेगा। तो उससे हमने ये पाया जैसे Rn यानी कक्षा की त्रिज्या किसके लिए है, हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन सदिश आयन के लिए Rn n²h²/4π²mz², ये डेरिवेशन से निकलता है। यहाँ पर n कक्षा की संख्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई जानते ही, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और z परमाणु क्रमांक है, और E जो है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इस सूत्र की सहायता से nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए है। इस सूत्र की सहायता से अगर हम हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा के ले लें तो n बराबर 1 और z बराबर 1। अगर n 1 और z 1 और बाकी चीज़ों को रख दें कांस्टेंट होती है तो R1 हमें मिल जाता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और R1 अगर हमें मिल जाए तो हम देख रहे हैं कि Rn प्रोपोर्शनल टू n²। तो Rn अगर फाइंड करना है तो चूंकि ये कांस्टेंट है 0.529, इसमें n² का गुणा करके हम क्रमशः अन्य कक्षाओं की भी त्रिज्या को निकाल सकते हैं। जैसे Rn है तो 1 रख देंगे, 2 रख दें, n के स्थान पर 3 रख दें, तो कक्षाओं की त्रिज्याएं हमें मिलती हैं। और इसके आगे एक संबंध दर्शाया गया है जिसमें कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला आयन, एक धनायन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसके आयन की त्रिज्या और हाइड्रोजन की त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ये फार्मूला लिखा Rn Zm(z)-1, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पर आयन बन जाता है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी हाइड्रोजन के nवीं कक्षा की त्रिज्या में z से भाग दें, परमाणु क्रमांक से भाग दें, तो nवीं कक्षा की आयन की त्रिज्या मिल जाएगी। यहाँ नोट में लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो प्रथम कक्षा की त्रिज्या यानी 0.529 एंगस्ट्रॉम जो मिला, इस त्रिज्या को बोर्स रेडियस भी कहते हैं। बोर की त्रिज्या इसे कहा जाता है। अगला चीज़ है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इसके लिए लिखा है En = -2π²mz²e4/n²h²। अगर इसकी सहायता से हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की ऊर्जा निकालें तो z को 1 रखना पड़ेगा, m को 1, तो हमें मिलता है E1 -13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस प्रकार nवीं कक्षा के लिए चूंकि En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², तो En निकालेंगे E1/n²। जैसे दूसरे कक्षा की निकालना है 2 रख दीजिए, यहाँ तीसरे की निकालना है 3 रख दें, यानी En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। और इसी प्रकार एक धनात्मक आयन और जिसका परमाणु क्रमांक Z है और हाइड्रोजन की जो कक्षा की ऊर्जा है उसमें संबंध है En Zm(z)-1 = EnH, माने हाइड्रोजन की nवीं कक्षा की ऊर्जा इंटू z²। अगली चीज इलेक्ट्रॉन का वेग। इस एक पॉस्टुलेट था कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है उसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का कोण गुणित है। यहाँ u इलेक्ट्रॉन का वेग
m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, Rn माने nवीं कक्षा की त्रिज्या। इसकी सहायता से अगर हम U निकालें तो NH/2πm 1/Rn, 1/Rn की वैल्यू यहाँ से रखने पर हमें ऊर्जा मिलती है, वेग मिलता है 2πe²z/nh। तो इस आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग u1/n, पहली कक्षा में वेग में n से डिवाइड कर दें, और रिलेशन Zm(z−1) unh, यानी nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग गुणे z से, इसको निकाल लेंगे आयन के लिए। आयनन ऊर्जा का मतलब हुआ कि किसी कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह परमाणु के बंधन से मुक्त हो जाए, अनंत में चल जाए, तो इसके लिए डेल्टा ई इन्फिनिटी माइनस En, जहाँ En nवीं कक्षा की ऊर्जा है, और इक्वल टू माइनस En, चूंकि ई इन्फिनिटी जीरो, अनंत में ऊर्जा जीरो है, तो nवीं कक्षा की जो ऊर्जा है उसका ऋणात्मक भाग ही आयनन ऊर्जा के बराबर होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में संभावित रेखाओं की संख्या को निकाल सकते हैं। इसके लिए सूत्र है सिग्मा n2 माइनस n1 इक्वल टू सिग्मा डेल्टा n। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन n2 कक्षा, जो कि ऊंची कक्षा है, उससे किसी निम्न कक्षा n1 में कूदता है, तो इसमें संभावित जो संख्याएं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी, वो सिग्मा डेल्टा n होगी। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आता है, तो 4 - 1 सिग्मा 3, यानी ऐसी स्थिति में संभावित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या सिग्मा 3, यानी 3 + 2 + 1 = 6 होगी। और इस आधार पे जो ऊर्जा हमने निकाला है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कक्षा की संख्या कम होती है, ऊर्जा उसकी कम होती जाती है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन समीप रहेगा नाभिक के, उसकी ऊर्जा कम होगी, नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा रहेगा, और उसको अनंत में भेजने के लिए, कक्षा से बाहर करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगली सारी चीज़ें अगले वीडियो में बताएंगे।